नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी कोई छोटी सी घटना या इस तरह का फैसला जो देखने में बहुत बड़ा नहीं लगता, असामान्य नहीं लगता, लेकिन वो आने वाली असामान्य घटनाओं, बड़ी घटनाओं या बड़े बदलावों का संकेत देता है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा में जो चर्चा हुई उसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बोले। लेकिन राज्यसभा में जो चर्चा हुई उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सदन में किसी भी बड़ी चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए ना आए हों, ये पहला अवसर था। ऐसा नहीं है कि इस तरह की चर्चा का जवाब इससे पहले प्रधानमंत्री के अलावा किसी ने नहीं दिया। जहाँ तक याद है, एक ही घटना है। आपको याद होगा, मुंबई हमले के बाद संसद के दोनों सदनों में उस विषय पर, उस हमले पर की घटना पर चर्चा हुई थी। लोकसभा में उसका जवाब प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह और जो गृह मंत्री थे उस समय पी चिदम्बरम, इन दोनों लोगों ने जवाब दिया था। राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया था। राज्यसभा में जवाब केवल पी चिदम्बरम ने दिया था। तो इस तरह से कह सकते हैं ये दूसरी घटना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई नई परिपाटी शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं इस स्तर पर, ये कांग्रेस की तरह नहीं होते। दोनों पार्टियों में फैसले के तरीके अलग होते हैं, उनका प्रभाव अलग होता है, उनके पीछे की रणनीति अलग होती है। अब आप देखें, अगर राज्यसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है तो राज्यसभा में सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इन दो पदों के कारण उनका कद जो है बड़ा होता है। प्रधानमंत्री अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको जवाब देना चाहिए था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरवीन कर सकते थे, जैसा उन्होंने लोकसभा में किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के स्थान पर जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई मामूली घटना, सामान्य घटना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही निकट भविष्य में होने वाले बहुत बड़े बदलावों का संकेत है। तो बदलावों का संकेत है तो ये बिल्कुल न समझिएगा क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल में और संगठन में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहे हैं। शक्ति संतुलन बदलने जा रहा है। आज भी वैसे तो देखें तो शक्ति संतुलन की बात करें तो प्रधानमंत्री नंबर 1 पर और प्रैक्टिकली नंबर 2 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। मुझे लगता है कि सीसीएस के कुछ सदस्य भी हटेंगे। अब सीसीएस में कौन कौन है आपको मालूम है। 5 लोगों की कमेटी होती है। ये कैबिनेट की सर्वोच्च कमेटी होती है। सरकार की सबसे बड़ी नीति निर्धारक समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा इसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और उसके अलावा रक्षा मंत्री, ये 5 लोगों की कमेटी होती है जो सबसे बड़ी नीति निर्धारक सरकार की कमेटी है। अब इसमें क्या बदलाव होगा मैं ये नहीं बता सकता आपको। इसमें एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह सीसीएस से बाहर होने की उनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं वो असंभव है। तो सवाल है कि फिर बदलने क्या जा रहा है। पहली बात तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। तो उससे पहले नॉमिनेशन की तारीख मुझे इस समय याद नहीं है। नॉमिनेशन की तारीख से एक आध दिन पहले तो कम से कम भाजपा तय कर लेगी कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। नए उपराष्ट्रपति के बारे में आपने इस दौरान देखा होगा कि 2 बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली आई। अब उनकी इस यात्रा को लेकर तरह तरह की अटकलें लगीं
कि शायद वो राजस्थान की राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहती हैं। जो संकेत हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि वो फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। ये बात सही है कि वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया एक नेता थीं जिन्होंने पार्टी को आगाह किया था जब पार्टी जगदीप धनखड़ को पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बना रही थी। दोनों बार वो दिल्ली आई थी और बोल कर गई थी कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक बार फिर आकर कहा कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। तो पार्टी में जो बदलाव होने जा रहा है, मुझे लग रहा है जो शक्ति के नए संतुलन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नए और पुराने लोगों का संतुलन फिर से बिठाने की कोशिश होगी। जिस तरह से 2019 से 2024 के बीच में परिवर्तन हुए, खासतौर से मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रदेशों में, प्रदेश अध्यक्षों को लेकर या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है कि अगर लोकसभा चुनाव में 2024 के भाजपा को 303 सीटें मिली होती तो जो जून 2024 में मंत्रिमंडल बना वो न बनता। मतलब ये नहीं है कि मंत्रिमंडल न बनता, उसका वो स्वरूप नहीं होता। तो जो जून 2024 में नहीं हुआ वो सितंबर अक्टूबर 2025 में होने जा रहा है। पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा और आप ये मान कर चलिए कि ये जो खबरें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या सीधे सीधे कहें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के बीच में कि कुछ झगड़ा चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, ये बातें सब खत्म हो चुकी हैं। अगर अंदर से खत्म न हुई हो तो सरफेस पर तो खत्म हो ही चुकी हैं। अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता है, केवल अटकलबाजी होती है। तो जो भी भाजपा अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री की मर्जी का व्यक्ति होगा, ये बात आप तय मान कर चलिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। तो जो नाम चल रहे थे उनमें से एक दो नाम कटे हैं सिर्फ इसलिए, एक नाम तो लगभग पक्का लग रहा था। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी उनके लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे। कहा गया कि इनका संघ का कोई बैकग्राउंड नहीं है। और जगदीप धनखड़ की घटना के बाद संघ और भाजपा दोनों इस मामले में चौकन्ने हो गए कि जिसकी संघ की पृष्ठभूमि नहीं है उसको पार्टी में या सरकार में बड़ा पद नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। तो इसलिए जो आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी उम्मीदवार घोषित होता है, जो बनता है उपराष्ट्रपति, उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि संघ की ज़रूर होगी, संगठन की ज़रूर होगी। दूसरी बात, मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरे बाहर हो सकते हैं और संगठन में एक तरह से मेरा मानना है कि पूरा ही ओवरहॉल होगा। जो इस समय टीम है जेपी नड्डा की, उसमें से कोई बचेगा इसमें मुझे शंका है। पार्टी न केवल बदलाव चाहती है, बदलाव का संकेत भी देना चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि इस लोकसभा के इस सत्र यानी मानसून सत्र के बाद से वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आपको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा दौरे होते हुए दिखेंगे। और इसीलिए जो मैंने शक्ति संतुलन की बात कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह की ताकत बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि उनका मंत्रिमंडल बदलने वाला है। वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इस बात से कोई सहमत नहीं होगा, मेरा मानना है कि इस समय देश को अमित शाह जैसे मंत्री की ज़रूरत है। हमेशा से एक बात देखी गई है कि राजनीति ही अर्थनीति चलाती है और भारत जैसे देश का वित्त मंत्री हमेशा कोई राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, राजनीतिक व्यक्तित्व होना चाहिए। और ये मैं एक छोटी सी घटना, मतलब अमित शाह का जो परफॉर्मेंस था, कभी वित्त मंत्री तो रहे नहीं, उस विभाग में कभी काम नहीं किया, लेकिन 2017 का आपको गुजरात विधानसभा का चुनाव याद होगा। उस समय जीएसटी को लेकर जितनी शिकायतें थी वो अपने पीक पर थी। गुजरात का व्यापारी वर्ग पूरा जो है भाजपा के खिलाफ खड़ा था। हालांकि बाद में वोट नहीं दिया भाजपा के खिलाफ,
लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। उसको जिस तरह से उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने जिस तरह से हैंडल किया, बात ये नहीं कि लोगों को मना लिया, बात यह है कि जीएसटी के पक्ष में तर्क क्या दिए। ऐसे तर्क वही व्यक्ति दे सकता है जो उसको पूरी तरह से समझता हो। तो आर्थिक विषयों की उनकी समझ केवल उसी घटना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, वो सार्वजनिक रूप से हुई इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्थिक विषयों की समझ जो है, वैसे भी कहते हैं कि अगर व्यापार और जो है अर्थतंत्र की बात हो तो गुजरातियों से ज़्यादा अच्छी समझ कम ही लोगों की होती है। पारसी भी इस मामले में उसी तरह से दक्ष माने जाते हैं। लेकिन ये मेरी निजी राय है। अमित शाह वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं, इसके दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पिछले 6 साल में जो काम किया है, एक आधार तैयार कर दिया है, बड़ा व्यापक आधार तैयार कर दिया है कि अगर कोई दूसरा गृह मंत्री बनता है तो उसके लिए काम करना आसान होगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद, और उसके बाद जिस तरह से स्थिति को सुधारा गया। आतंकवादी संगठनों के जो सहायक थे, जो उनके पैरोकार थे, उसके अलावा अलगाववादियों का जो तंत्र था उसको तोड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह की सफाई की ज़रूरत थी, हालांकि 100% हो गई है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। आतंकवादियों के आर्थिक तंत्र को तोड़ना, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, केवल कहने को तकनीकी रूप से बचा हुआ है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा की, मेरा मानना है, आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है, नक्सलवाद का खत्म होना। इस तरह से आप कामों की लंबी फहरिस्त गिना सकते हैं। आप आलोचना करना चाहें तो मणिपुर का मुद्दा भी उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद मणिपुर में जो हुआ, उसके बाद जो कदम उठाए गए, यहाँ तक कि सीमा पर, हमारी सीमा जो म्यांमार से लगी है, वहाँ जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बात करें। मणिपुर में जो मादक पदार्थों का, जो अफीम की खेती का तंत्र था, उसको तोड़ने के लिए जो काम हुआ है। अलगाववादियों के हाथ में, खासतौर से कुकी समाज के लोगों में, जिन्होंने हथियार लूटे थे, दोनों समुदाय के लोगों ने हथियार लूटे थे, उनसे हथियारों की जो बरामदगी हुई है, जिस तरह से वो सफाई हुई है, ये सब खबरें आपको बहुत ज़्यादा अखबारों में पढ़ने को या टेलीविज़न चैनल्स पर सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ज़मीन पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जैसे उन्होंने संगठन में एक आधार तैयार कर दिया था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसी तरह से गृह मंत्रालय में एक व्यापक आधार भूमि तैयार कर दी है कि अगर कोई और बनता है गृह मंत्री तो उसके लिए उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं होंगी जैसी जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे तब थी। तो ये मेरा बिल्कुल नितांत निजी विचार है, इसमें किसी जानकारी का कोई जो है इनपुट नहीं है, कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात जो अलग अलग सूत्रों से छनकर आ रही है वो ये है कि बड़ा बदलाव होना है। बड़ा बदलाव मतलब मंत्रिमंडल में आपको ये महसूस होगा कि बिल्कुल एक नया मंत्रिमंडल जो है, जैसे 2014 में बना था, शायद उससे भी बेहतर। 2014 में उस तरह से लोगों को आजमाया नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामकाज की समीक्षा नहीं की थी। वो पिछले 1.5-2 साल से अपने मंत्रियों के कामकाज की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और उनको हर मंत्री के बारे में मालूम है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन आगे चलाने लायक है, कौन नहीं है। इसके अलावा किस मंत्री की क्या राजनीतिक उपयोगिता समझ कर लाए थे और वो राजनीतिक रूप से कितना उपयोगी साबित हुआ। इस समय मेरा मानना है कि सबसे खराब हालत संगठन की है। संगठन की पिछले 5 साल में दुर्गति हो चुकी है। केवल नाम पर जो है संगठन चल रहा है। पार्टी का नाम है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, सरकार की परफॉर्मेंस है, संघ का संगठन है, इस नाते गाड़ी चलती जा रही है, वरना गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। इसमें कोई अगर मेजर ओवरहॉल नहीं हुआ तो संगठन बैठ जाएगा। और ये एहसास जाहिर है कि मुझ जैसे बहुत सामान्य जानकारी वाले व्यक्ति को अगर है तो ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको तो और ज़्यादा होगा, उनके पास जानकारी का खजाना है।
और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि संगठन की स्थिति खराब हो। 2029 की तैयारी करनी है तो संगठन में अभी से बदलाव, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम अभी से शुरू करना होगा। और प्रधानमंत्री 2029 का लक्ष्य बहुत बड़ा लेकर चल रहे हैं। 2024 में जो झटका लगा है उससे उबरने के अलावा वो 2029 में एक कीर्तिमान भी स्थापित करना चाहेंगे, जीत का कीर्तिमान। और इस बार 2024 जैसी गलती मुझे नहीं लगता है कि दोहराई जाएगी, 400 पार जैसा कोई नारा दिया जाएगा, लेकिन लक्ष्य उससे कम का नहीं होगा। लेकिन लक्ष्य की अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत दूर है मामला। तो सरकार में, संगठन में बड़े बदलाव सितंबर अक्टूबर महीने में, तारीख तो बताना जो है सरकार में और इस दौर में असंभव जैसा है, लेकिन चूंकि एक तारीख आ गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, तो आप मान कर चलिए कि उसी तारीख के आसपास हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा उससे पहले हो जाए या उससे बाद भी हो सकती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही बदलाव का बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा। सरकार में, संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी, नए लोगों को नए सिरे से आजमाने का सिलसिला। जो लोग आजमाए जा चुके हैं और अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये सब कुछ किसी मजबूरी दबाव में नहीं, ये चुनाव नतीजे के दबाव में नहीं हो रहा है जो 2024 का था। ये नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई ताकत के बाद हो रहा है। 2024 के बाद से 1 साल से ज़्यादा हो गया, 13 महीने हो गए, उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर ने उनको बहुत ताकतवर बना दिया है। और ताकतवर होना एक चीज़ है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास जो सदन में दिखाई दिया, लोकसभा में उनके भाषण में दिखाई दिया, उसका जिक्र मैं जब भाषण का विश्लेषण कर रहा था उसमें कर चुका हूँ। सुप्रीम कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनके सामने आगे का जो रास्ता है, जो रोड मैप है भविष्य का, वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। उनको किस रास्ते पर चलना है और किस गति से चलना है और किस दिशा में चलना है, ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कहीं सोच विचार की गुंजाइश नहीं है। वो सब एक तरह से तय हो चुका है, केवल उसकी शुरुआत करनी है। हालांकि अब भी ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये जो बदलाव होंगे उसके बाद जो काम होगा उसकी गति देखकर आपको आश्चर्य होगा। 11 साल में इस गति से काम करते हुए भाजपा को और मोदी सरकार को आपने नहीं देखा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है भाजपा के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2029 उनके लिए केवल चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का भी लक्ष्य है। और उसके लिए ये समय, ये 4 साल का समय सबसे महत्वपूर्ण है। ये परफॉर्म और पेरिश वाला जो है समय है, यही समय है जब भारत एक लंबी छलांग लगा सकता है या फिर पीछे 2 कदम जा सकता है। और पीछे जाने की तो कोई संभावना दिखती नहीं है। अब सवाल ये है कि छलांग कितनी लंबी और कितनी ऊंची होगी, उसकी तैयारी कैसी होती है, इस पर निर्भर करेगा कि छलांग कितनी लंबी और कितनी ऊंची होगी। आत्मविश्वास में, पॉलिटिकल विल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और अमेरिका के साथ ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसने उनका रिजॉल्व और मजबूत कर दिया है, भारत की ताकत को और बढ़ा दिया है। अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है और अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। तो आगे का समय आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है अपने पैर पर खड़े होना और अपने पैर को ज़मीन पर मजबूती से गड़ा कर रखना। ये चुनौती है भारत के लिए आगे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इसके लिए उनको जो 2 बाजू चाहिए,
वो सरकार और संगठन के, उनको ताकतवर बनाना है। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये परिवर्तन का सिलसिला जल्दी ही शुरू होने वाला है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।